Yes, guys, so welcome all of you in this rapid revision video of assessment and audit. Assessment and audit एक आपका फाइनल के लिए सीएमए फाइनल आईडीटी के लिए ये बहुत ही बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, बट यहाँ से इंस्टीट्यूट अक्सर आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है गाइस. सी नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट असेसमेंट, ऑडिट, अपील्स, रिवीजन, ऑफेंसेस, पेनल्टी, डिमांड, रिकवरी, ये सब एब्सोल्युटली लेवल वाला थ्योरेटिकल चैप्टर है. तो थोड़ा सा आपको इसमें लर्निंग करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको कुछ याद रखना पड़ेगा, प्रोसेस स्टेप्स याद रखना पड़ेंगे. यू हैव टू लर्न सम थिंग्स, राइट? तो मैं आपको बेसिकली यहाँ पे गाइड करूंगा कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पोर्शंस याद रखना चाहिए, किस किस तरीके से आपको ये चैप्टर प्रोसीड करना चाहिए. तो सबसे पहले आप ये समझो कि ये जो चैप्टर असेसमेंट ऑडिट, ये दो पार्ट है. एक जीएसटी की असेसमेंट कैसे होती है, प्रॉपर ऑफिसर आपकी एजुडिकेशन प्रोसेस कैसे करता है, हाउ डज ही इवैल्यूएट चेक्स योर टैक्सेबल सप्लाई, टैक्स लाइबिलिटी, आईटीसी. और एक अपने पार्ट पढ़ेंगे ऑडिट का कि जीएसटी में ऑडिट कैसे होता है. वो ऑडिट नहीं जो आप सेल्फ सर्टिफाइड सेल्फ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइल करते थे, बट जीएसटी में दो तरीके से एक ऑडिट होता है. एक होता है जनरल ऑडिट, एक होता है स्पेशल ऑडिट. जनरल ऑडिट जो डिपार्टमेंट करता है, स्पेशल ऑडिट जो डिपार्टमेंट करवाता है बाई अपॉइंटिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट. ठीक है, तो इसके थ्रू वो अकाउंट ऑडिट करवाता है. तो ये स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले असेसमेंट. असेसमेंट जीएसटी में टोटल 6 तरह के होते हैं. जीएसटी में टोटल 6 तरीके के असेसमेंट होते हैं. सेल्फ असेसमेंट सेक्शन नंबर 59, सेक्शन 60 प्रोविजनल असेसमेंट, सेक्शन 61 स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न, सेक्शन 62 असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स, सेक्शन 63 असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन्स एंड सेक्शन 64 समरी असेसमेंट इन सर्टेन केसेस. एग्जामिनेशन में किसी भी एक टॉपिक से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि राइट अ शॉर्ट नोट और मेंशन समथिंग और राइट डिटेल्स और राइट अ ब्रीफ अबाउट ऑल एनी काइंड ऑफ असेसमेंट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले सेक्शन 58, इसमें कुछ करने का नहीं है. सेक्शन 59 एग्जैक्टली बोलता है सेल्फ असेसमेंट. सेल्फ असेसमेंट इज व्हाट प्रोसेस ऑफ फाइलिंग योर रिटर्न अंडर सेक्शन 39, जो कि आप जीएसटीआर 3B 4 5 6 7 फाइल करते थे हो. यही आपका एक तरीके से सेल्फ असेसमेंट है, जो हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को अपना टैक्स एसेस करना पड़ता है, और आफ्टर असेसमेंट दे हैव टू फाइल द रिटर्न अंडर सेक्शन 39. एक बात आप याद रखिएगा, अगर डिपार्टमेंट ने सेल्फ असेसमेंट एक्सेप्ट कर लिया तो यही आप उसका फाइनल असेसमेंट हो जाता है. पर अगर डिपार्टमेंट ने नोटिस किया कोई डिस्क्रिपेंसी इस रिटर्न में, तो ये एक रीअसेसमेंट बन जाता है. ठीक है, एक बार आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि सर एज पर सेक्शन 39 कोई भी रिटर्न में अगर डिस्क्रिपेंसी है तो आप खुद भी चेंज कर सकते हो. आपको उसका एक टाइम लिमिट दिया गया है, दैट इज अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फॉर द सितंबर मंथ ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर. तब तक आपके पास टाइम लिमिट होती है कि आप इसका अपना जो रिटर्न है उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो. उसके बाद आप टाइम लिमिट लूज कर जाते हो. फिर उसके बाद पॉसिबिलिटी आपके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन, एनफोर्समेंट, कोई ऑडिट, कोई स्क्रूटिनी होता है, तभी जाके आपका ये केस पिकअप होता है. तो ये सबसे पहले एकदम सिंपल है सेल्फ असेसमेंट, दैट इज सेक्शन नंबर 59. नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 60, दैट इज प्रोविजनल असेसमेंट. एज द नेम सजेस्ट कि at the time of making supply you are actually unable to determine the tax rate, or you are unable to apply the GST provisions in that particular case. So there is a method which has been devised to determine the tax liability in case correct tax liability cannot be determined at the time of supply. तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बेसिकली यू हैव टू मेक एन एप्लीकेशन टू दी प्रॉपर ऑफिसर फॉर मेकिंग अ प्रोविजनल असेसमेंट. तो असेसिंग ऑफिसर क्या करता है, प्रोविजनल असेसमेंट कर देता है बेस्ड ऑन दी एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे फॉर्म नंबर्स है. सबसे पहले स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आता है मेरे पास कि सर क्या हमें इतने सारे फॉर्म नंबर्स याद रखने, बिल्कुल भी नहीं. आपको पास आपको आप जितना पॉसिबल हो सके यू लर्न द फॉर्म नंबर्स, एल्स इट इज नॉट रेलेवेंट फॉर यू टू लर्न द फॉर्म नंबर्स, बिकॉज इतने सारे फॉर्म नंबर्स है. अगर आप सब लर्न करने जाएंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा. इट्स बेटर कि कुछ कुछ चैप्टर्स का जो मैंने आपको बोला है, जैसे कॉम्पोजिशन स्कीम, रजिस्ट्रेशन, ऑडिट का फॉर्म नंबर आप लर्न कर सकते हो. फिर आपका क्या बोलते हैं रिटर्न्स, ये सब फॉर्म नंबर्स आप याद करिए. बट जिसका बहुत ज़्यादा फॉर्म नंबर्स है वो डिफिकल्ट हो सकता है, तो जितना आपको याद होगा करिए, बट रॉन्ग फॉर्म नंबर एग्जाम में लिख के मत आइएगा प्लीज़. तो सबसे पहले आप एप्लीकेशन किस में करते हो, प्रोविजनल एप्लीकेशन असेसमेंट का ASMT 1 में. ASMT मतलब असेसमेंट. फिर उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, इशू करेगा आपको एक नोटिस रिक्वायरिंग यू टू कॉल फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन. आपको 15 दिन देगा, आपको इन्फॉर्मेशन मांगेगा. फिर आप ASMT 3 में उसको रिप्लाई करोगे. तो 1 में आपने अप्लाई किया, 2 में वो नोटिस दिया, 3 में आप उसको रिप्लाई करोगे. फिर प्रोविजनल बेसिस पे प्रॉपर ऑफिसर AS74 में आपको ऑर्डर देगा. ये टाइम लिमिट्स आपको याद रखना. देखिए इन इंटायर थ्योरेटिकल चैप्टर्स यू शुड मेक अ समरी कि कौन सी चीज का क्या टाइम लिमिट है. तो AS74 में वो मैक्सिमम 90 डेज में आपको एक प्रोविजनल
ऑर्डर दे देगा कि यू शुड पे दिस मच टैक्स, यू शुड पे दिस मच टैक्स, एंड वो प्रोविजनल ऑर्डर के बेसिस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। ऑब्वियसली वो आपसे सिक्योरिटी भी मांग सकता है, नॉट एक्सीडिंग 25% ऑफ द अमाउंट कवर्ड अंडर द बॉन्ड। अब जब होगा, अब जब आप टैक्स की पेमेंट कर दोगे प्रोविजनल बेसिस पे, दैट विल बी अलाउड इफ द टैक्सेबल पर्सन एग्जीक्यूट्स द बॉन्ड इन एएसएमटी फॉर्म 5 विद अ सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी। वंस दिस इज डन, फिर आपका प्रॉपर ऑफिसर अगेन आपको बुलाएगा फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट के लिए AS76, एंड फिर वो आपको एक ऑर्डर दे देगा AS77 में, जहाँ पे आपका टोटल अमाउंट जो पेबल है या रिफंडेबल है, रिफंडेबल भी हो सकता है कि आपने ज्यादा टैक्स दे दिया था पहले बट आपका टैक्स लायबिलिटी कम होगा तो आपको टैक्स रिफंड किया जाएगा। तो ये जो प्रोविजनल असेसमेंट है इसकी टाइम लिमिट क्या है? फाइनल असेसमेंट ऑर्डर की टाइम लिमिट है 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द प्रोविजनल असेसमेंट। की फाइनल ऑर्डर जो दिया जाएगा जब आपको प्रोविजनल असेसमेंट आपका क्या होगा, वहां से 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास करना पड़ेगा। अब ये जो टाइम लिमिट है, ये अगर ज्वाइंट एडिशनल कमिश्नर चाहे तो 6 मंथ्स एक्सटेंड कर सकता है, और कमिश्नर चाहे तो 4 इयर्स भी एक्सटेंड कर सकता है। क्योंकि 4 इयर्स का भी तब तक होता है जनरली जब आपका जो असेसमेंट है वो किसी ऐसे मैटर पे डिपेंडेंट है विच इज कंडीशनली डिपेंडेंट अपॉन सम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो यहाँ पे फिर आपका प्रोविजनल असेसमेंट क्या किया जाता है, थोड़ा डिले किया जाता है और आपका फाइनल ऑर्डर डिले किया जाता है। तो यहाँ पे वंस द AS77 ऑर्डर इशूड, फिर आपको अपना सिक्योरिटी रिलीज कराने के लिए AS78 में एप्लीकेशन करना पड़ेगा, और फिर AS78 में एप्लीकेशन करने के बाद प्रॉपर ऑफिसर 7 वर्किंग डेज में आपका सिक्योरिटी और बॉन्ड रिलीज कर देगा AS79 में। शॉर्ट में गाइस आपको एक प्रोसेस याद करना था कि सिक्योरिटी आपको पहले देनी पड़ती है, क्योंकि कल को आप अगर टैक्स नहीं दोगे तो आपका ये सिक्योरिटी से गवर्नमेंट क्या करेगा, रिडेम्पशन कर लेगा। तो ये था एक छोटा सा प्रोविजनल एप्लीकेशन, आई मीन प्रोविजनल असेसमेंट के बारे में। अब इसमें दो चीज आती है, ध्यान से सुनना। सर एक जगह इंटरेस्ट आपको मिल भी सकता है, एक जगह इंटरेस्ट आपको दिया भी जा सकता है। कब? एज पर द फाइनल असेसमेंट, अगर आपकी टैक्स ज्यादा आता है एज पर द प्रोविजनल असेसमेंट, तो इन दैट सिचुएशन आपसे टैक्स पे इंटरेस्ट ज्यादा लिया जाएगा, विल बी पेबल बाय द सप्लायर फ्रॉम द फर्स्ट डे आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट टिल द एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट। मतलब अगर मान लो आपका प्रोविजनल बेसिस पे टैक्स लोअर असेस हुआ बट फाइनल असेसमेंट में टैक्स ज्यादा असेस हुआ, तो जो डिफरेंशियल टैक्स है उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अगर उल्टा हुआ, दैट एज पर द टैक्स पेबल इन द फाइनल असेसमेंट इट बिकेम लोअर देन द फाइनल असेसमेंट, मतलब आपका टैक्स फाइनल असेसमेंट में कम निकला और प्रोविजनल असेसमेंट में ज्यादा था, तो इन दैट सिचुएशन आपको इस पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, वो भी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 60 डेज। मतलब वही जो रिफंड के ऊपर जो इंटरेस्ट का प्रोविजंस है, दैट इज 61st डे से आपको इसका इंटरेस्ट दिया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ एक्चुअल रिफंड टिल द डेट ऑफ, मतलब फ्रॉम डेट इट वाज रिफंडेबल, जिस दिन आपने एप्लीकेशन किया 61st डे से टिल द डेट ऑफ रिफंड आपको इसका इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो ये है एक तरह से प्रोविजनल असेसमेंट। प्रोविजनल असेसमेंट से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि टैक्स लायबिलिटी इतना था, आपने इतना एप्लीकेशन में आपका इतना निकला, फिर फाइनली फाइनल असेसमेंट में इतना निकला, तो बताओ आपको कितना इंटरेस्ट देना है। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन केस ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट। तो ये थोड़ा सा गाइस ध्यान से याद रख के जाइएगा। नेक्स्ट बेटा आता है स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी नाम से लग रहा है कि आपका डिटेल चेकिंग होगा, आपका डिटेल चेकिंग होगा, एंड प्रॉपर ऑफिसर विदाउट नोटिस ये नहीं कर सकता। तो प्रॉपर ऑफिसर सबसे पहले क्या करेगा, विल इशू यू अ नोटिस इन AS-empty 10 इन्फॉर्मिंग यू ऑफ द डिस्क्रिपेंसी जो उसको लगा, और वो आपसे एक्सप्लेनेशन मांगेगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ द नोटिस। वेयर पॉसिबल वो आपको टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी भी क्वांटिफाई करके बता देगा। अगर उसने पहले से ही कम्युनिकेट कर दिया तो वो आपको बता देगा। उसके बाद आप रिप्लाई करोगे, योर रिप्लाई विल बी दैट आइदर यू एक्सेप्ट द डिस्क्रिपेंसी, और आप टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी पे कर दोगे और आप प्रॉपर ऑफिसर को AS-empty 10 में रिप्लाई कर दोगे, या तो आप उसको अपना एक्सप्लेनेशन सबमिट करोगे दैट नो यू डोंट एक्सेप्ट द नॉन डिस्क्रिपेंसी, और आपको 30 डेज में इसका रिप्लाई करना पड़ेगा। अब इसके बाद प्रॉपर ऑफिसर के बाद क्या क्या एक्शन हो सकता है? पहले प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, एक्सप्लेनेशन, अगर उसने जो एक्सप्लेनेशन रजिस्टर्ड पर्सन ने फर्निश किया अगर प्रॉपर ऑफिसर को एक्सेप्ट हुआ, तो प्रॉपर ऑफिसर AS-empty 12 में जाके उसके ऊपर कोई फर्दर एक्शन नहीं लेगा और केस को क्लोज कर देगा। ठीक है। लेकिन अगर उसको लगा कि नहीं, नो सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन इज फर्निश्ड, या ही फेल्स टू टेक द करेक्टिव एक्शन इन हिज रिटर्न फॉर द मंथ इन विच डिस्क्रिपेंटी इज नोटिस, मतलब आपको प्रॉपर ऑफिसर को लगा कि नहीं भाई उसने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो बिल्कुल भी मेरे को तो रीजनेबल नहीं लग रहा है, और मैंने जो उसको एक्शन लेने के लिए कहा वो एक्शन नहीं लिया, तो यहाँ पे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न का रिस्पॉन्स अगर सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो प्रॉपर ऑफिसर क्या कर सकता है, ही कैन टेक
recourse of audit, जनरल ऑडिट करवा सकता है 65 में, स्पेशल ऑडिट करवा सकता है सेक्शन 66 में बाय नॉमिनेटिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट, या फिर इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर करवा सकता है सेक्शन 67 में, या फिर डिमांड एंड रिकवरी का प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकता है सेक्शन 73 या 74 में. तो these are the four possible recourses of action which can be taken in case of scrutiny of returns if proper officer does not actually believe or does not is not satisfied with the explanation given by the SSE. तो ये था आपका सेक्शन नंबर 61. नेक्स्ट आता है नॉन फाइलर्स. नॉन फाइलर्स समझ गए होंगे, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट. इफ यू आर नॉट फाइलिंग रिटर्न्स कंटिन्यूसली, हमने आपको सेक्शन 46 में रिमाइंड भी करा दिया, रिटर्न में आपको जीएसटीआर 3 दे के नोटिस भी दे दिया, बट यू आर स्टिल नॉट फाइलिंग द रिटर्न, देन वी डोंट हैव एनी ऑप्शन बट टू डू योर असेसमेंट बिकॉज यू आर नॉट फाइलिंग योर रिटर्न. तो इसको अपने एक तरीके से क्या बोलते हैं बेटा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट. तो प्रॉपर ऑफिसर में प्रोसीड टू असेस द लायबिलिटी ऑफ द पर्सन टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट. देखो इस तरह के चैप्टर्स में यू कैन नॉट लर्न, मैक्सिमम आप क्या लर्न कर सकते हो, टाइम लिमिट्स और एक बेसिक प्रोसीजर, दैट्स इट. सबके बारे में कुछ बेसिक प्रोसीजर याद रखना, उसी को अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करके आना है, आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है. अगर आप रटने जाओगे तो आप रट भी नहीं पाओगे और समझ भी नहीं पाओगे. अगर आप समझने जाओगे, कम से कम आप समझने पे फोकस करोगे और उसको बेस्ट तरीके से आप एग्जाम में लिख पाओगे. दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू इन द एग्जामिनेशन हॉल. तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में क्या होता है, द प्रॉपर ऑफिसर में प्रोसीड टू असेस द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द पर्सन टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मटेरियल व्हिच इज अवेलेबल एट द डिस्पोजल ऑफ हिम. एंड व्हेन ही फेल टू फर्निश, क्या रिटर्न, अगर वो रिटर्न या फाइनल रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है और वो रिटर्न 15 डेज में फाइल नहीं कर रहा है इन रिस्पांस टू द नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 46 इशूड बाय द प्रॉपर ऑफिसर रिक्वायरिंग हिम टू फाइल द रिटर्न, अगर वो नहीं कर रहा है तो सेक्शन 46 के तहत इज अ नेसेसिटी फॉर कमेंसिंग प्रोसीडिंग्स. नॉन इश्यूएंस ऑफ नोटिस अंडर 46 क्लोजेस द डोर ऑन इन्वोकिंग सेक्शन 62 ऑल्दो द अदर प्रोविजंस आर अवेलेबल टू रिकवर द टैक्स ड्यूज. मतलब बेसिकली गाइस बोला जा रहा है कि यहाँ पर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट तभी हो सकता है, सेक्शन 62 तभी हो सकता है अगर मेरे को नोटिस मिला है. अगर मेरे को नोटिस नहीं मिला है तो ये नहीं हो सकता है. इट इज अ नेसेसिटी. ऑलवेज गवर्नमेंट, ऑलवेज ऑल्दो प्रॉपर ऑफिसर के पास किसी और अदर सेक्शन में पावर है कि वो कर सकता है, बट अगर वो इस सेक्शन को इन्वोक करना चाह रहा है तो डेफिनेटली उसको सेक्शन 46 में नोटिस इशू करना पड़ेगा, बिकॉज आपको एक रिमाइंडर देना पड़ेगा कि उसने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो उसको रिटर्न देने फाइल करने का एक अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा. वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे भी टाइम लिमिट 5 years है. असेसमेंट ऑर्डर इन केस ऑफ प्रोविजनल, आई मीन सॉरी, असेसमेंट ऑर्डर इन केस ऑफ नॉन फाइलर्स, कुछ याद है वहां पे भी, अगर आपको याद होगा प्रोविजनल असेसमेंट में भी 6 months था, फिर उसको फर्दर 6 months एक्सटेंड किया जा सकता है और 4 years और कमिश्नर एक्सटेंड कर सकता है. तो कुल मिला के वहां पे भी 5 साल हो ही जाता था. ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेट अवे 5 साल है कि वो यहाँ पर बेस्ट जजमेंट एक्सप्रेशन ऑर्डर 5 years में पास करेगा ये. लेकिन ये कब से कैलकुलेट होगा, ये एनुअल रिटर्न का डेट से कैलकुलेट होगा, यानी जिस दिन उसका एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट है वहां से 5 साल आपको मिलेगा फॉर पासिंग दी असेसमेंट ऑर्डर. एक और इंपॉर्टेंट बात, क्या ये ऑर्डर विड्रॉ किया जा सकता है? सर वाई द पॉसिबिलिटी ऑफ विड्रॉल इज बिकॉज आफ्टर द ऑर्डर, इफ असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर के बाद हो सकता है मैं अगर अपना सारा रिटर्न फाइल कर दूं तो यस ये ऑर्डर विड्रॉ कर लिया जाएगा. वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन फर्निशेस अ वैलिड रिटर्न फॉर द डिफॉल्ट पीरियड within 30 days of the service of the assessment order, the assessment order will be deemed to be withdrawn, but the liability for payment of interest एंड लेट फीस विल रिमेन. मतलब इंटरेस्ट लेट फी को वेव ऑफ नहीं किया जाएगा, ऑब्वियसली टैक्स को में भी ले वेव ऑफ कर दिया जाए. वेव ऑफ मतलब वो पे कर देगा, बट जो इंटरेस्ट और लेट फी है वो तो सर उसको फुल्ली पे करना ही पड़ेगा. तो ये था गाइज अपना सेक्शन नंबर 62. नेक्स्ट आता है असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन. ये तो बेसिकली यही है कि सर आप अनरजिस्टर्ड थे बट यू आर लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन, यू फेल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, आपने रजिस्ट्रेशन में रह के आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है, तो इन दैट सिचुएशन आपका असेसमेंट होगा अंडर सेक्शन 63. अगर प्रॉपर ऑफिसर ने एसेस किया लायबिलिटी ऑफ अ अनरजिस्टर्ड पर्सन टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट, तो वहां पे वो सेक्शन 63 इन्वोक करेगा. इफ ही फेल्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसल्ड बिकॉज ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, कुछ याद आ रहा है जो कैंसलेशन प्रॉपर ऑफिसर करता है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था नॉट फाइलिंग रिटर्न्स के कारण, या कॉम्पोजिशन स्कीम में रह के रिटर्न फाइल नहीं किया था, या फिर वो वॉलेंट्री रजिस्टर्ड पर्सन होकर 6 months तक उसने 6 months तक वो रिटर्न फाइल नहीं किया था, या फिर उसने कोई कॉन्ट्रीविन किया लॉ, या फिर वही याद है सब कुछ वही वॉलेंट्री कैंसिलेशन हुआ है उसका, आई मीन वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन होके 3 months तक वो 6 months तक उसने बिजनेस कमेंस नहीं किया, रजिस्ट्रेशन लिया है फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट से, तो यहाँ पर गवर्नमेंट बोलती है कि भाई उसका असेसमेंट होगा अनरजिस्टर्ड पर्सन के अंडर में.
तो यहाँ पे सबसे पहले उसको नोटिस दिया जाएगा, अगेन 15 डेज नोटिस दिया जाएगा टू फर्निश हिज रिप्लाई. नो सच असेसमेंट ऑर्डर शैल बी पास्ड विदाउट गिविंग द पर्सन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. इसकी टाइम लिमिट क्या होगी? असेसमेंट ऑर्डर की टाइम लिमिट अगेन 5 साल होगी फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न. फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न. ये चीज आप याद रखना. लास्ट है समरी असेसमेंट. एग्जाम में आया हुआ, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन समरी असेसमेंट. जनरली समरी असेसमेंट कब होता है? जब डिपार्टमेंट को लगता है इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू. अगर ये असेसमेंट नहीं कराया गया बहुत जल्द से जल्द, तो शायद एससीसी विल नॉट बी अंडर हिज कंट्रोल एंड एससीसी में वैनिश्ड. तो समरी असेसमेंट ऑर्डर जनरली पास किया जाता है ASMT 16 में टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू विद द परमिशन ऑफ द एडिशनल कमिश्नर और द जॉइंट कमिश्नर. When the proper officer has evidence that the taxable person has incurred a liability to pay tax and proper officer has sufficient grounds that any delay in passing the order will be adversely affecting the interest of the revenue. तो in that situation proper officer एक summary assessment invoke कर सकता है, but this summary assessment will be withdrawn. एग्जाम में आया है, when can summary assessment be withdrawn? अगर summary assessment can withdrawn on an application filed by a taxable person for withdrawal of the summary assessment, वो खुद अगर रिक्वेस्ट करे कि आप मेरे ऊपर summary assessment withdraw कर दीजिए within 30 days of the receipt of the order, or on his own motion खुद से ऑफिसर अगर verifies that order is to be erroneous and he may instead the normal proceedings under 73-74, तो भी समरी असेसमेंट विड्रॉ किया जा सकता है. अगर समरी असेसमेंट विड्रॉ होगा तो ASMT 18 में जाके उसको पास करके विड्रॉ किया जाएगा. ठीक है, तो कुछ फॉर्म्स देखिए यही है जो ASMT 1 से ASMT 18 को लेकर है. आप बिल्कुल भी इसमें टेंशन मत लो, जितना पॉसिबल आप याद कर सकते हैं याद करिए. बाद बाकी अगर आप याद नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है. यहाँ से मैक्सिमम एक ही क्वेश्चन आ सकता है, वो भी शॉर्ट नोट थ्योरेटिकल क्वेश्चन स्ट्रेट अवे फ्रॉम द असेसमेंट चैप्टर. नेक्स्ट अपने आते हैं ऑडिट. ऑडिट दो तरह के का होता है जीएसटी लॉ में. एक होता है सेक्शन 65 और एक होता है सेक्शन 66. 65 में जो ऑडिट होता है वो ऑडिट होता है बाय टैक्स अथॉरिटीज, डिपार्टमेंटल ऑडिट. जनरली कमिश्नर और एनी ऑफिसर, नॉट एनी ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय द कमिश्नर बाय वे ऑफ स्पेशल ऑर्डर और जनरल ऑर्डर कैन कंडक्ट दिस ऑडिट at least they have to give 15 days prior notice before the commencement of the audit in ADT 1. Commencement of audit का मतलब क्या हुआ? The the date on which the proceedings, the date on which all the accounts called for by the proper officer have been made available to them, or actual institution of audit whichever is later. इसके 15 दिन पहले नोटिस आपको देना पड़ेगा टू दी ऑडिटी दैट डिपार्टमेंट कंडक्टिंग ऑडिट विल बी डन. कितने मंथ्स में ऑडिट कंप्लीट करना पड़ेगा? 3 months, विच कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड बाय अनदर 6 months by the commissioner. तो ये 3 months के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा एंड दिस पीरियड कैन बी फर्दर एक्सटेंडेबल बाय अनदर 6 months. ठीक है. एंड फाइनलाइजेशन कब होगी ऑडिट की? सर प्रॉपर ऑफिसर विल फाइनलाइज द फाइंडिंग्स ऑफ द ऑडिट आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन ऑफ द रिप्लाई फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन टू द ऑडिट ऑब्जर्वेशन. ऑडिट ऑब्जर्वेशन के बाद उसको रिप्लाई का मौका दिया जाएगा. ऑन कंक्लूजन ऑफ द ऑडिट फिर प्रॉपर ऑफिसर 30 डेज में इन्फॉर्म करेगा रजिस्टर्ड पर्सन को अबाउट द रिकॉर्ड्स दैट आर ऑडिटेड, हिज राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस इन फॉर्म ADT 2. तो ADT 1 नोटिस था और ADT 2 का फाइनल फाइंडिंग्स का ये कंक्लूजन है. वेयर ऑडिट रिजल्ट्स इन अगेन टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड या फिर एरोनियसली रिफंडेड और ITC रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड, तो प्रॉपर ऑफिसर डिमांड एंड रिकवरी वाला प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकता है. तो जनरल ऑडिट इज बेसिकली नथिंग बट अ ग्राउंड विच इज helping the department to catch you for demand and recovery proceedings. Next होता है special audit. Special audit is basically done by an officer not below the rank of assistant commissioner that they, with the previous approval of the commissioner, and they basically give a notice in ADT 3 to get to the registered person where he will get his accounts audited by a chartered accountant or a cost accountant as nominated by the commissioner and specified in the direction. Special audit कब कराया जाता है? At any point of stage of scrutiny, at any point of stage of inquiry, investigation, assessment or any proceeding having regard to the nature and complexity of the case. अगर केस कॉम्प्लिकेटेड है, केस का नेचर थोड़ा ऐसा है कि वो असेसिंग ऑफिसर को समझ में नहीं आ रहा है, या वैल्यू हैज़ नॉट बीन करेक्टली डिक्लेयर्ड और क्रेडिट हैज़ नॉट बीन करेक्टली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड, तो वहाँ पर स्पेशल ऑडिट की रिक्वायरमेंट आ जाती है. स्पेशल ऑडिट 90 डेज में कंप्लीट होता है और it can be extended by another 90 days in the following cases: when the application is made by the registered person or chartered accountant or a cost accountant, or for any material or sufficient reasons it can be extended. Who will bear the expense of the audit? Naturally इसका जो expense होगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिपेंड करेगा, which shall be final. स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट कैसे डील किया जाएगा? रजिस्टर्ड पर्सन विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मटेरियल व्हिच इज गैदर्ड अगेंस्ट दैट रजिस्टर्ड पर्सन एंड उसको उसका रेबटल करने का आर्गुमेंट दिया जाएगा. ऑन कंक्लूजन ऑफ द स्पेशल ऑडिट ही विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द फाइंडिंग्स इन ADT 4. तो 3 में नोटिस,
3 में क्या दिया गया था कि इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि तुम्हारा डायरेक्शन दे दिया गया, ADT 3 आ गया है, और ADT 4 में उसके पास एक फाइंडिंग का रिपोर्ट आ गया है। व्हेन द स्पेशल ऑडिट रिजल्ट्स इन डिटेक्शन नॉट शॉर्ट पेड, wrongly refunded, ITC wrongly availed और utilized, तो डिमांड एंड रिकवरी का प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दिया जाएगा। मेरे हिसाब से आपके एग्जाम में दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज डिफरेंस बिटवीन अ स्पेशल ऑडिट एंड अ जनरल ऑडिट। जनरल ऑडिट और स्पेशल ऑडिट का गाइस डिफरेंस बहुत रेलेवेंट है आपके एग्जाम में, तो उसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो दिस इज एब्सोल्युटली अ थ्योरेटिकल चैप्टर। ऑडिट और असेसमेंट यहाँ से कहीं पे भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा शॉर्ट नोट्स में जा सकता है, तो बेफिक्र होके जितना पॉसिबल हो में अच्छे से प्रोसीजर पढ़ के जाइए। आई थिंक इट इज क्वाइट सिंपल, अच्छे से कर लेंगे आप, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम दिस टॉपिक, थैंक यू सो मच। आई होप आप मेरा सारा रैपिड रिवीजन वीडियोस देख रहे हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल में कंटिन्यूसली अपलोड हो रहा है फॉर ऑल माय डियर CMA फाइनल IDT स्टूडेंट्स। तो प्लीज डोंट मिस इट, और मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी लास्ट मिनट में जो ब्रीदर मैं दे रहा हूँ ये आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा गाइस, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय, टेक केयर।